मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान हमारे देश के अन्नदाता हैं और वे ही हमारे देश के भाग्य विधाता हैं। ऐसे ही भारतीय किसानों को खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां देने के लिए हर रोज सुबह हम आपके साथ आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। कैसे लें धान की फसल से अधिक पैदावार। अच्छे उत्पादन के लिए फूल गोभी की वैज्ञानिक तकनीक से रोपाई। वर्तमान में धान की फसल बढ़वार की कई अवस्थाओं पर है और इस समय धान की फसल में कुछ कार्यों को करना आवश्यक है जिससे फसल की अच्छी बढ़वार हो सके और अधिक पैदावार मिल सके। तो धान की फसल से अधिक उपज लेने के लिए कौन कौन से कार्यों को करें, इसके लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। और चूंकि रोपनी का समय खत्म हो चुका है तो अब जब वह धान की रोपनी करे तो एक साथ 3 से 4 पौधों को लगाएं। खरीफ मौसम में खरपतवारों का शुरुआत से ही अधिक प्रकोप होता है। खरपतवार फसलों के साथ साथ प्रकाश, मृदाजल, पोषक तत्वों तथा वायु के लिए प्रतिस्पर्धा कर उसकी उपज में भारी कमी करते हैं। फसलों को हानि पहुंचाने वाले व्याधियों जैसे कीट, रोग, सूत्रकृमि की अपेक्षा खरपतवारों द्वारा फसलों को सर्वाधिक हानि होती है। की बात हम करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ ये होता है कि जो लोग लाइन में धान की रोपनी किए हैं, जो हमारे खरपतवार निकलने वाले यंत्र आते हैं, चाहे वो ग्रबर वीडर है, कोनो वीडर है, तो उनका प्रयोग करना ज़्यादा उचित होता है। जो धान के साथ प्रमुख चीज़ें जुड़ी हुई हैं वो है आपका जल। तो आमतौर पे धारणा है कि धान में जितनी अधिक जल रहती है वो फसल के लिए अच्छा है, लेकिन जो सबसे उपयुक्त जल का स्तर है वो अगर 5 सेंटीमीटर तक हमारे खेत में बना रहे तो वो ज़्यादा श्रेष्ठकर है। अतः किसान बंधु से है कि जिनका खेत सूख रहा है या जिसमें पानी कम है वो 5 सेंटीमीटर तक पानी की व्यवस्था करें, और जिनके खेत में अधिक पानी है तो उसका जल निकासी की व्यवस्था करें अथवा उसके बदवार में कमी आती है। दूसरी स्थिति यह है कि जो हमारा अजोला है, जो प्राकृतिक संसाधन है जिसके प्रयोग से धान के लिए बहुत ही उपयुक्त है, इसमें नाइट्रोजन वातावरण से लेके हमारे पौधों को उपलब्ध कराते हैं, और जो हमारे धान का भूमि भाग है उसको पूरी तरह वो आच्छादित कर देता है, जिससे उसमें खरपतवार भी कम आता है। तो जहाँ से भी उपलब्ध हो वो कुछ अजोला ज़रूर अपने धान की खेत में रखें। तो पहला तो अनुशंसा यही होता है कि आप अपनी भूमि में की मिट्टी जांच अवश्य कराएं। मिट्टी जांच के अनुशंसा के आधार पर ही खाद का प्रयोग करें, लेकिन कतिपय कारणों से अगर वह नहीं करा पाए हैं तो एक सामान्य रिकमेंडेशन है कि 100 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो पोटास, 60 किलो पोटास और 50 किलो स्फूर का प्रयोग करना होता है। तो वैसे किसान जो हरी खाद का प्रयोग किए हैं वो रोपनी के समय में नाइट्रोजन का प्रयोग न करके 20 से 25 दिनों बाद 1/4 नाइट्रोजन का प्रयोग करें। जो आधा हिस्सा है वो कल्ला बनने के समय में और 1/4 जो है वो बाली निकलते समय प्रयोग करना चाहिए। वहीं वैसे किसान जिन्होंने हरी खाद का प्रयोग नहीं किया है वह कुल जो अनुशंसित यूरिया है जो मिट्टी जांच के अनुसार उनका है उसमें 1/4 रोपनी के समय में, 15 से 20 दिनों के बाद 1/4, कल्ला बनते समय 1/4 और बाली निकलते समय 1/4 खाद का प्रयोग करना चाहिए। खैरा रोग धान में लगने वाला एक रोग है जिसमें पत्तियों पर हल्के पीले रंग के धब्बे बनते हैं जो बाद में कत्थई रंग के हो जाते हैं। पौधा बौना रह जाता है और व्याध कम होती है। प्रभावित पौधों की जड़ें भी कत्थई रंग की हो जाती है। यह रोग मिट्टी में जस्ते की कमी के कारण होता है। इसके रोकथाम के लिए फसल पर 5 किलोग्राम जिंक सल्फेट, 2.5 किलोग्राम बूझे चूने के साथ 1000 लीटर पानी में मिलाकर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। जहाँ तक रोग की बात करते हैं तो इस माह में
जो तना छेदक हैं उनका प्रयोग बढ़ता है, प्रकोप बढ़ता है, झुलसा रोग का प्रकोप बढ़ता है। तो ऐसे में जो रोग है भूरी चित्ती अगर रोग हमें दिखाई पड़ता है अपने खेत में तो हमें कार्बेंडाजिम और माइकोजेब 75 इसी का 1.5 ml प्रति ग्राम के दर से प्रति लीटर प्रयोग करना चाहिए। और जहाँ तक गलन रोग आने पे कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर का प्रयोग करना चाहिए। अगर हमारे खेत में झुलसा रोग का प्रकोप दिखता है तो वेलिडामाइन जो है हमारा 2 ml प्रति लीटर के दर से प्रयोग करना चाहिए। अगर हम प्रमुख कीटों की बात करते हैं तो धान के साथ सबसे ज़्यादा प्रकोप गंधी कीट का है। तो वैसे स्थिति में गंधी कीट के लिए हम फॉलीडॉल का 20 से 25 किलोग्राम सुबह के टाइम पे प्रयोग करें तो ज़्यादा श्रेयस्कर होता है। बरसात के समय तना छेदक कीट धान की फसल में लग जाते हैं। तना छेदक कीट की सुड़ियां काफी हानिकारक होती है। यह हल्के पीले शरीर वाली तथा नारंगी पीले सिर की होती है। मादा सुड़े के पंख पीले होते हैं। यह पौधे की गोफ में प्रवेश कर जाती है जिससे पौधे की बढ़वार रुक जाती है। कीट पौधे की गोफ के तने को काट देती है जिससे गोफ सूख जाता है और बालियों का रंग सफेद पड़ने लगता है। अगर 5% प्रति वर्ग मीटर से अधिक गोफ मृत होने पर रसायनों का प्रयोग करना चाहिए। तना छेदक की रोकथाम के लिए कार्बोफुरान 3G 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। तना छेदक के लिए जो हमारे जैविक नियंत्रक हैं, जो कीट सेक्स फेरोमोन हैं, वो 15 से 17 ट्रैप जो हैं वो प्रति हेक्टेयर उपयुक्त हैं। पत्ती लपेटक के लिए भी हम लोग ट्राइकोकार्ड का यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर ये उपलब्ध न हो पाए तो हम फिर रासायनिक में जाते हैं कि कटाप हाइड्रोक्लोराइड जो है वो 1.5 ml प्रति लीटर के दर से प्रयोग करने पे काफ़ी लाभप्रद होता है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने फूल गोभी की नर्सरी लगाई थी उनकी पौध रोपाई के लिए तैयार है। तो आप खेत तैयारी से लेकर फूल गोभी की रोपाई तक के सभी कार्यों को वैज्ञानिक तरीके से कैसे करें ताकि आपको आगे चलकर फूल गोभी की अधिक पैदावार मिल सके, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं किसान भाइयों, गोभी की फसल लगाने से पूर्व हमें उसकी पौधरोपण की पद्धति के बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक है। किसान भाइयों, सबसे पहले तो हमें गोभी लगाते समय किस्मों के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। इसमें कुछ अगेती किस्में होती है जैसे अर्ली कुआरी, पूसा केतकी, पूसा दीपाली, समर किंग, पावस, ये अगेती किस्में। इसके बाद में कुछ मध्यम किस्में हैं जैसे पंत सुब्रा, पूसा सिंथेटिक, पूसा स्नोबाल, पूसा अघनी। इसके बाद में कुछ पछेती किस्में जैसे पूसा स्नोबाल 1, 2 और 16। जब पौध तैयार हो जाती है, हमारी करीब 20 से 21 दिन में पौध तैयार हो जाती है, तो इसकी रोपाई खेत में की जाती है। फूल गोभी की खेती के लिए भूमि चयन की बात करें तो इसकी खेती सभी प्रकार की भूमि में की जा सकती है, परंतु अच्छी जल निकासी वाली दोमट या बलुई दोमट भूमि जिसमें जीवांश की प्रचुर मात्रा उपलब्ध हो काफी उत्तम होती है। खेत की तैयारी में इसकी खेती के लिए अच्छी तरह से खेत को एक बार हैरो से जुताई करने के बाद 2 बार कल्टीवेटर से जुताई करके पाटा लगाकर खेत को समतल कर लेना चाहिए। खाद एवं उर्वरक की बात करें तो फूलगोभी की अच्छी पैदावार प्राप्त करने के लिए खेत में पर्याप्त मात्रा में जीवांश का होना अत्यंत आवश्यक है। तो इसके लिए खेत में 20 से 25 टन सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद को रुपाई के 3 से 4 सप्ताह पूर्व खेत की तैयारी के समय अच्छी तरह मिला देना चाहिए। रासायनिक उर्वरकों में 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस एवं 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से जरूरत होती है।
नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा एवं फास्फोरस तथा पोटाश की पूरी मात्रा खेत की अंतिम जुताई या पौध रोपाई से पहले खेत में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। और जो नाइट्रोजन की मात्रा है इससे 2 से 3 भागों में बांट के 30 से 45 दिन के अंतर पे हमें इसको यूरिया के रूप में देना होता है। इसके बाद में हमें रोपाई करते समय हमें ध्यान रखना है कि जो पौध को लगाने से पूर्व हमें उसका जड़ों को कुछ समय के लिए 2 ml क्लोरोपाइरिफास और 2 ग्राम मेटासिस्टा 1 लीटर पानी में घोल बना के कुछ समय से 10-15 मिनट तक हम उसकी जड़ों को डुबा के रखते हैं, तो वो जो दवा है वो पौधे के सिस्टम में चला जाता है, जिससे कि वो करीब 15 से 20 दिन तक कीट तथा बीमारियां नहीं लगती है। इसमें हमें लगाते समय कतार से कतार की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर तथा पौधे से पौधे की दूरी 45 सेंटीमीटर रखी जाती है। किसान भाइयों, ये तो हुई रोपाई की तकनीक। किसान भाइयों, फूल गोभी के पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए मिट्टी में पर्याप्त मात्रा में नमी का होना अत्यंत आवश्यक है। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर आवश्यकता अनुसार सिंचाई करते रहना चाहिए तथा खेत में जल भराव न हो, इसके लिए खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था करनी चाहिए। किसान भाइयों, इसके बाद में आता है खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण में हमें जब शुरू की अवस्था में निंदाई गुड़ाई करना चाहिए। इसके लिए हमें खुरपी की सहायता से निंदाई गुड़ाई करते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर ही टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग जयपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर आगामी 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आगामी 3 दिनों के दौरान हल्की वर्षा होने की संभावना है। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि जल संचयन टैंक या जल संचयन की किसी भी विधि से भविष्य के लिए वर्षा जल की एक बूंद को संरक्षित करें। मूंग की फसल में पित्त सीरा मोज़ेक रोग की रोकथाम के लिए रोग का प्रकोप दिखाई देते ही डाइमिथोएट 30 EC की 1 लीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। खरीफ फसलों को सफेद लट से बचाने के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 300 मिलीलीटर मात्रा प्रति हेक्टेयर उपयोग वर्षा से पहले 80 से 100 किलोग्राम मिट्टी में मिलाकर करें या बारिश न होने पर सिंचाई करें। बाजरा की फसल में मृदु रोमिल आसिता रोग के लक्षण दिखाई देने पर रोग की रोकथाम के लिए जिनेब 2.5 किलोग्राम या मैंकोजेब 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। नींबू वर्गीय पौधों पर डाई बैग रोग के लक्षण दिखाई देने पर रोग की रोकथाम के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। किसानों को सलाह दी जाती है कि वे सब्जियों में बारिश के बाद कीट प्रबंधन के लिए इमिडाक्लोप्रिड 17.8 SL की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति 3 लीटर पानी की दर से घोलकर चूसने वाले कीटों को नियंत्रित करने के लिए उपयोग करें। जल्दी बोई गई ग्वार की फसल में रस चूसने वाले कीटों को नियंत्रित करने के लिए डाइमिथोएट 30 EC की 250 मिलीलीटर या थायोमेथाक्साम 25 WG की 0.5 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। मूंगफली की फसल में टिक्का रोग से पौधों की पत्तियों पर गहरे भूरे काले रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। इस रोग की रोकथाम के लिए रोग दिखाई देते ही कार्बेंडाजिम 1 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से घोलकर छिड़काव करें। पेड़ के चारों ओर पानी जमा न होने दें। पौधों का बेसिन बाकी बाग की मिट्टी से थोड़ा ऊंचा रखें।
रोगों से बचाव के लिए फलों के पेड़ों की मुख्य टहनियों पर कॉपर सल्फेट युक्त सफेद धुलाई का मिश्रण लगाएं। घरेलू पशुओं को बारिश के सीधे संपर्क में आने से बचाएं। उनके शेड में पानी जमा न होने दें। उनके कूड़े को सूखा रखने की कोशिश करें। पशुओं का टीकाकरण करवाएं। नाक बहने और बुखार होने पर पशु चिकित्सक से सलाह लें। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव जय सिंहपुरा, जिला जयपुर की गीता देवी ने। आपने नींबू का अचार बनाने की विधि के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम आपको नींबू का अचार बनाने की विधि बताएंगे कि किस तरीके से हम घर पे अच्छा नींबू का अचार बना सकते हैं जो कि लगभग 2-3 साल तक खराब नहीं होता। कोई भी अचार हम बनाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले है कि हमें अच्छी क्वालिटी के जैसे नींबू हमें बाजार से या खेत से लेकर आने हैं जिसमें कोई भी दागी ना हो। उन नींबुओं को हम अच्छे से पानी में 3-4 बार खंगाल कर धोना है। धोने के बाद उनको आप 1 घंटे के लिए धूप में सुखा दें। सूखने के बाद आप अपने मनचाहा आकार में नींबू को काट सकते हैं और इनके अंदर के बीज निकाल दीजिए। फिर इनको आप एक साइड पे रख दीजिए। अब हम तैयार करेंगे मसाले। मसाले तैयार करने के लिए हमें चाहिए सौंफ 50 ग्राम, राई 50 ग्राम, मेथी दाना 25 ग्राम, काला नमक 2 चम्मच, सादा नमक 2 चम्मच, सेंधा नमक आधा चम्मच, हो सके तो हम लाल वाला जो नमक आता है आधा चम्मच वो भी डाल सकते हैं। पिसी हुई काली मिर्च आधा चम्मच, 1 चम्मच छोटा चम्मच लाल मिर्च, 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 जायफल और 1 दालचीनी का टुकड़ा। लंबे समय तक इसको रखने के लिए ही हमने इसमें जायफल और दालचीनी डाली है और आप चाहें तो इसमें चुटकी भर हींग भी डाल सकते हैं जो कि स्वाद पैदा करने के साथ साथ इसको फंगस लगने से भी बचाता है, जिससे अचार को हम लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। इन सबको हम पीस कर एक साथ मिलाकर मसाला तैयार करेंगे। उस मसाले को हम नींबुओं में भर देंगे और इन नींबुओं को हम डिब्बे में साफ जो सूखा हुआ डिब्बा है उसमें भरकर 15 दिन के लिए रख देंगे। 15 दिन बाद ये अचार खाने योग्य हो जाएगा। और अगर हमें ये थोड़ा सूखा लगता है तो इसमें हम 15 दिन बाद 2-4 नींबू का रस निचोड़कर डाल सकते हैं और उसके बाद हम इसको लगातार प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए इस विधि से हम अब घर पर एक अच्छा नींबू का अचार जो कि काफ़ी मसालेदार और स्वादिष्ट है उसको तैयार कर सकते हैं। इस तरह का अचार तैयार करने में खर्च और समय अधिक लगता है और इस अचार की गुणवत्ता काफी अच्छी होती है। नींबू का अचार तैयार करने का एक और भी तरीका है जो बहुत ही कम खर्च वाला और कम समय में ही तैयार हो जाता है। अगर हमें सादा नींबू का अचार तैयार करना है तो उसके लिए हमें ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ चारों नमक बराबर मात्रा में लिए जाते हैं और आधी चीनी ली जाती है जितने नींबू होते हैं उसकी, और इन सबको मिलाकर हम 15 दिन के लिए रख देते हैं और 15 दिन बाद ये बहुत ही खट्टा मीठा अच्छा खाने योग्य अचार हो जाता है जो कि सादी विधि से तैयार किया जाता है। इसमें किसी भी तरह के मसाले ज़्यादा मात्रा में नहीं डाले जाते। फिर भी अगर आपको स्वाद के लिए इसमें मसाले डालने हो तो धनिया पाउडर आप आधा चम्मच डाल सकते हैं, लाल मिर्च आप 1 चम्मच डाल सकते हैं, थोड़ी सी आप काली मिर्च डाल सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा हल्का सा उसमें मसालेदार स्वाद भी आएगा और मीठापन भी आएगा। तो खट्टा मीठा हम नींबू का अचार सादी विधि से इस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो हम कई तरह के ये नींबू के अचार बनाकर इनको लंबे समय तक सुरक्षित करके रख सकते हैं। धन्यवाद।
इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है गांव ललनिया जिला हनुमानगढ़ के प्रेम प्रकाश ने। आपने डेयरी पशुओं को आपरा की समस्या से बचाने के उपायों पर जानकारी चाहिए, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। नमस्कार किसान भाइयों, आज हम लोग अफरा रोग के बारे में बात करेंगे। अभी जो समय है जिसमें बरसात के समय के कारण बहुत तेज़ी से घास बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं और ये बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं तो इसमें पानी की मात्रा और बहुत सी चीज़ें उसमें बहुत से आ जाते हैं। जो कोमल पत्ते होते हैं, कोमल घास होते हैं, उसमें ये पानी की मात्रा अधिक रहती है और कुछ तत्व अधिक हो जाने के कारण और जानवरों में ये बहुत ज़्यादा प्रिय होता है कोमल पत्ते, तो वो बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। ये ज़्यादा खा लेने से इसमें गैस अधिक बनना शुरू हो जाता है और जो पेट में जो हमारे जो पशुएं हैं जिनका रूमिनेंट से 4 पेट होते हैं उसमें ज़्यादातर वो होने लगता है और वो गैस इतने तेज़ी से बनने लगता है कि वो हमें वो छाती जो चेस्ट है उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस करता है और सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो गैस कंटिन्यूअस उसमें बनता रहता है और निकल नहीं पाता है। जितना तेज़ी से बनता है उतने तेज़ी से निकल नहीं पाता है। तो ये छाती को ज़्यादा प्रेशर देने के बाद वो उसमें सांस लेने की दिक्कत आती है। तो इसमें हम लोग को पशुओं को जब अगर कहीं चारागाह में ले जा रहे हैं तो वहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि यहाँ पर ज़्यादा कोमल पत्ते वाले जगहों पर नहीं जाएं और चाहे हम लोग घर में लाके उसको खिला रहे हैं तो जो ज़्यादा मैच्योर जो पत्ते होते हैं, घास होते हैं, उन्हीं को खिलाना चाहिए। इसके लिए अगर एक बार जब पेट में फूलना शुरू हो जाता है, गैस बनना शुरू हो जाता है, तो उसको हम लोग को गैस निकालने के लिए काम करने की आवश्यकता होती है। इसमें पशु चिकित्सक से सलाह लेकर उसके गैस निकालें। लेकिन अगर प्राथमिक उपचार की हम लोग बात करते हैं तो प्राथमिक उपचार में हम लोग हमारे सोडा बाइकार्बोनेट या जो हम लोग घर में खाने का सोडा जो होता है वो हर एक घर में पाया जाता है, तो वो उस बेकिंग पाउडर जो है उसको लेकर हम लोग अगर छोटे जानवर में हैं तो उसमें 10 से 15 ग्राम 2-3 चम्मच, या बड़े जानवर हैं तो 50 से 60 ग्राम उसको पानी में घोलकर हम लोग पिलाएंगे तो उससे जो गैस बनने का है वो कम हो जाता है। एक जहाँ पर पेट के ऊपर में फूलता है वहाँ पर भी हम लोग निडल लगाकर वहाँ से गैस को निकालते हैं। एक बार निडल जहाँ पर दिखेगा पेट के ऊपर में वहाँ पर निडल से उसको छेद कर देंगे, निडल उसी में रहने देना है। उससे जो भी गैस बन रहा है, एक्स्ट्रा गैस बन रहा है, वो धीरे धीरे निकलते चला जाएगा। इसके अलावा दुधारू पशु को संपूर्ण पौष्टिक आहार दें, अधिक मात्रा में दाना नहीं खिलाएं, कम मात्रा में भी ना दें, क्योंकि कम मात्रा में दाना देने से पशुओं में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, जिससे पशु के दुग्ध उत्पादन में भी कमी आ जाती है। इसलिए पशु को सूखा और हरा चारा संतुलित मात्रा में दें, तभी आपके पशु इस तरह की समस्या से बच सकते हैं। अब बात करते हैं रोग ग्रसित पशु के उपचार के बारे में। तो पशुपालक भाई अपने दुधारू पशुओं को रोग से निजात दिलाने के लिए सर्वप्रथम इनका प्राथमिक उपचार करें। तो इसके लिए पशुपालक भाई अपने रोग ग्रसित दुधारू पशु के फूले हुए पेट पर तेल, गर्म पानी या गर्म कपड़े से मसाज करें। और अगर आफरे में कमी नहीं आ रही है तो आप लकड़ी को उसके मुंह में बांध दें, जिससे कि उसके अंदर की हवा बाहर निकलती रहे, जिससे पशु को आराम मिलता है। यदि फिर भी पशु को आराम नहीं मिलता है तो सरसों का तेल और तारपीन का तेल मिलाकर पिलाने से भी पशुओं को कुछ आराम मिलता है। हम लोग जो अधिक खा लिया है उसको निकालने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट भी बड़े जानवरों में 100 ग्राम तक और छोटे जानवरों में 20 ग्राम तक देकर वो देते हैं, तो जिससे कि वो पैखाना के रास्ते से सारे वो निकल जाता है। तो ये प्राथमिक उपचार करके उसको बचाया जा सकता है। फिर अधिक के लिए आप निकटतम पशु चिकित्सक से सलाह लेकर उसके रोग का निदान कर सकते हैं।
किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18अन्नदाता-rajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।